हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर विद टीवी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग का देख सकते हैं, रेपो रेट। व्हाट इज़ रेपो रेट? अभी एट प्रेजेंट जो है रेपो रेट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 4% चल रहा है। अभी बात करते हैं वो रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट जो है 1 से 90 डेज तक का शॉर्ट टर्म लोन टाइप का होता है जो कि आरबीआई प्रोवाइड करता है बैंक्स को। ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, एकदम आरबीआई अगर बैंक को प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ रेपो रेट। और अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी है और बैंक आरबीआई के पास रखना चाहती है अपने पैसे को, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्लियर हो गया होगा। रेपो रेट 4% चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है एज़ पर अक्टूबर रिपोर्ट। हर क्वार्टर जो है आपका ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आता है जिसमें आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर सब कुछ देता है उसमें। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो वैल्यू है 4% एंड 3.35% रेस्पेक्टिवली है। अगला बात करते हैं एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है? इसमें जो है बैंक को सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लेबिलिटी, कितना परसेंटेज होता है, अभी कितना है। अभी इसका वैल्यू 20.75 लिखा है, वो गलत है, पुराना वैल्यू है ये। नया वैल्यू जो है अभी एट प्रेजेंट एसएलआर चल रहा है 18%। कितना चल रहा है? 18%। एसएलआर दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो अभी चल रहा है 18% एज पर अक्टूबर रिपोर्ट। और ये क्या होता है एसएलआर? एसएलआर जो है मान के चलिए एनडीटीएल 100 है, नेट टाइम डिमांड, एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लेबिलिटी जो है वो 100 है, तो उसमें 18 जो है एसएलआर के रूप में बैंक को अपने पास रखना होगा, अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे उसको रखना होगा। चाहे वो गोल्ड हो या कैश हो, बॉन्ड हो, सिक्योरिटी हो, उसकी उसके तौर पे वो रख सकता है अपने पास। बट उतना परसेंट, मतलब 100 है तो 18% जो है एसएलआर के तौर पे बैंक को अपने पास रखना है। ये अपने पास याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपने पास, ना कि आरबीआई के पास। अपने पास सिक्योरिटी के रूप में रखना होता है। इसको आपको रिपोर्ट्स भेजना पड़ता है एसएलआर का बराबर वैल्यू रखा गया है या नहीं रखा है। अगला बात करते हैं रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग इज़ नथिंग बट हम लोग जो बैंक के कस्टमर्स जो बैंकिंग कर रहे हैं, का जाके पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ये सब जो कस्टमर के डीलिंग है उसी को बोलते हैं रिटेल बैंकिंग। अगला है कॉल मनी एंड नोटिस मनी। कॉल मनी वो होता है जो कि बैंक कॉल मनी इज़ ए मनी बोरोड ऑन डिमांड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। व्हेन मनी इज़ लेंट फॉर ए डे इट इज़ नोन एज कॉल मनी। अगर एक दिन के लिए मनी लेंट होता है उसको कॉल मनी बोलते हैं। 2 दिन से 14 दिन के बीच में होता है तो उसको नोटिस मनी बोलते हैं। एक दिन के लिए होता है तो उसको कॉल मनी बोलते हैं डिमांड। और अगर 2 से 14 दिन का डिमांड होता है पैसे का तो उसको बोलते हैं नोटिस मनी। अगला बात करते हैं आपका डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है 1 साल से कम। एग्जाम्पल है मनी मार्केट का ट्रेजरी बिल्स। और कैपिटल मार्केट 1 साल से ज़्यादा का होता है, एग्जाम्पल है शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। अगला बात करते हैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला है शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स जो है वो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में जिस जिसका नाम है उसको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। उसका पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। और अभी जो है ग्रामीण बैंक जो है वो भी आपका शेड्यूल बैंक में ही आता है। कोऑपरेटिव बैंक भी आता है शेड्यूल बैंक में, ओनली नेशनलाइज बैंक नहीं, ये सब भी आते हैं। तो ग्रामीण बैंक भी शेड्यूल बैंक होता है। अगला है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जब भी आप किसी को लोन देते हैं तो अगर वो 3 महीने के किस्त एक साथ नहीं देता है तो जैसे मान के चलिए जून है, जून का किस्त नहीं दिया, जुलाई का किस्त नहीं दिया, तो और अगस्त का किस्त नहीं दिया, तो जैसे ही सितंबर 1 आएगा तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाता है क्योंकि उसके 3 किस्त पेंडिंग हो गए, 3 ईएमआई पेंडिंग हो गए। लोन जब लेते हैं तो उसको ईएमआई में तोड़ के उसको दिया जाता है, ईएमआई उसको बताया जाता है हर महीने इतने इतने पे करना है। अगर वो 3 महीने नहीं करता है, दैट इज़ 90 डेज नहीं करता, तो वो एनपीए में चले जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। अगला जो है मनी इन्फ्लेशन। मनी इन्फ्लेशन इज़ नथिंग बट अगर आपका प्राइस बढ़ते जा रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहा है, मनी का वैल्यू कम होते जा रहा है ना, और प्राइस उसका कोई भी चीज़ों का जो है महंगाई बढ़ते जा रहा है उसको मनी इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगला है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। When there is a less demand for loans, the banks park their excess funds with the central bank by which they get an interest.
कुछ नहीं है, लोन्स देने का लोन्स की डिमांड्स कम हो जाते हैं, बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो आरबीआई के पास जमा करते हैं, उसको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। अगला है ग्रीन बैंकिंग। ग्रीन बैंकिंग कुछ नहीं है, आपका जो पेपर वर्क है उसको कम कर रहा है, क्योंकि पेपर वर्क की वजह से कार्बन ज़्यादा होता है यूज़। तो ग्रीन बैंकिंग कुछ नहीं है, ग्रीन बैंकिंग इको फ्रेंडली बैंकिंग को ग्रीन बैंकिंग बोलते हैं, ताकि पेपर्स और कार्बन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। बैलून मॉर्गेज। मॉर्गेज आपको पता होना चाहिए, मॉर्गेज क्या होता है। जब भी कोई होम लोन लेने आता है तो उसके ज़मीन को गिरवी रखा रहता है, ज़मीन अपने नाम पे किया जाता है। जैसे मान के चलिए बैंक उसके ज़मीन को अपने मॉर्गेज कर लेता है, जिससे जिसके अगर वो होम लोन ठीक से पटाया नहीं तो वो ज़मीन जो है बैंक के नाम से है तो उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो ये जो होता है मॉर्गेज होता है। तो मॉर्गेज तो क्लियर है आपको। बलून मॉर्गेज क्या होता है? बलून मॉर्गेज का फ़ायदा ये है कि उसमें कुछ ईएमआई देने के बाद एक बंच अमाउंट रहता है, उसको क्लियर करने के बाद उस लोन क्लियर हो जाता है। उसमें 100% मतलब 100% अमाउंट का ईएमआई नहीं बनाते, कुछ अमाउंट का ईएमआई बनाते हैं, और जैसे ही वो टाइम ख़त्म होगा, जैसे मान के चल 2-3 साल जो भी है, उसके बाद एक बंच में अमाउंट पैसा दे देंगे, पूरा का पूरा लोन चुकता हो जाएगा। तो ये जो है बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि हमको कस्टमर पे विश्वास करना पड़ता है कि वो पूरा बड़ा अमाउंट देने के सक्षम है, तभी उसको बैलून मॉर्गेज देने का होता है, इसलिए इसका ज़्यादा चलन हो नहीं रहा है। अगला जो है रिटेल क्रेडिट ऑपरेशन। रिटेल क्रेडिट ऑपरेशन क्या है? रिटेल क्रेडिट ऑपरेशन मीन्स सीक्वेंशियल प्रोसेस which involves screening evaluation of risk, ensuring that the bank lends to a credit worthy client from the asset products application source। कुछ नहीं है, रिटेल क्रेडिट ऑपरेशन कुछ नहीं है, जब भी लोन देते हैं तो वो अच्छे इंसान को दे रहे हैं, उसी को कहते हैं रिटेल क्रेडिट ऑपरेशन। अगला है स्कीमिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म स्कीमिंग क्या है? क्रेडिट कार्ड को जो है उसको हैक करने को स्कीमिंग बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड को हैक करना है, क्रेडिट कार्ड का पूरा उसके डिटेल्स को उसको हैक करना, उसको बोलते हैं स्कीमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। अगला है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज नथिंग बट इलीगल मनी को जो है लीगल बनाने की कोशिश किया जाता है। इलीगल मनी को कुछ तरीक़ों से लीगल मनी बनाने को कोशिश को ही छुपाने को कोशिश को ही मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। अगला है चेक। चेक जो है कस्टमर का राइट होता है कि चेक में जो अमाउंट देगा वो लिख के उस अमाउंट को बैंक को पे करना होगा उसको। चेक इज़ नथिंग बट ए विदड्रॉ इंस्ट्रूमेंट। विदड्रॉ इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। अगला है डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट हम लोग साइड करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। कैश क्रेडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक लिमिट होता है जो कि बैंक अलाउ करता है बोरोवर को, ताकि उस लिमिट से जो है वो अपना दुकान चला सके या फिर अपना बिजनेस चला सके, लेकिन उसके बदले जो सामने वाले को है अपने सारे प्रोडक्ट्स को, जो उसके पास फाइनल प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है या कोई भी चीज़ है, उसको उसको वहाँ पे उसको मॉर्गेज या गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। उस जैसे कि स्टॉक्स है तो उसको हाइपोथिकेट करवा के कैश क्रेडिट लिया जा सकता है, ठीक है। जो स्टॉक्स हैं वो बैंक के नाम रहेगा। अगला है बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर किसी को भी आप क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट देते हैं, जैसे कि लोन देते हैं, तो वो जो है वापस करने का जो वादा है वो करवाता है क्रेडिटर। किसको? डेटर को। जो सामने वाला है उसको वादा करवाता है कि तुम बराबर पे कर दोगे राइट टाइम पे। तो ये जो है आपका एक डील जो होता है, इस डील को हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अगला जो है कैश रिजर्व रेशियो। जो हम लोग बात किए थे स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जो कि 18% चल रहा है, बैंक अपने पास रखता है। यहाँ कैश रिजर्व रेशियो जो है वो अभी 4% चल रहा है। अब ये 4% जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है। कहाँ पे रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास रखना पड़ेगा ये 4% को, ठीक है। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और कैश रिजर्व रेशियो प्योरली कैश के फॉर्म में होता है, ना कि गोल्ड सिक्योरिटी बॉन्ड्स किसी के फॉर्म में नहीं। एसएलआर जो है गोल्ड सिक्योरिटी कैश किसी में भी हो सकता है, बट सीआरआर जो है ओनली कैश के फॉर्म में रहता है। अगला है आपका बैंक रेट। बैंक रेट में आपका जो अभी चल रहा है दैट इज़ 4.25% अभी एट प्रेजेंट चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन बाय आरबीआई टू द बैंक्स इज कॉल्ड बैंक रेट। अगला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी आपका 4.25 चल रहा है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो बैंक को विच बैंक कैन बोरो फंड्स, जो आरबीआई शॉर्ट टर्म फंड्स देता है बैंक्स को, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अभी कितना चल रहा है? 4.25। अगला है मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ आरबीआई। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कुछ नहीं है, उसको 200 करोड़ का गोल्ड प्लस फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व के तौर पे रखना पड़ता है। इसमें क्या है, इसका रेशियो है गोल्ड टू बी मेंटेन 115 करोड़, एंड जो बच्चा 85 करोड़ है वो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में रहना है। ये 1956 से चल रहा है।
अगला है क्लीन नोट पॉलिसी। क्लीन नोट पॉलिसी 2001 में लाया गया, क्योंकि उससे पहले जो देखा गया कि नोट में कोई लोग लिख दे रहे हैं या स्टेपलर मार दे रहे हैं या फिर गंदा कर दे रहे हैं, तो इसलिए जो है क्लीन नोट पॉलिसी लाया गया। अगला है कैमल्स रेटिंग। कैमल्स रेटिंग जैसे सिबिल रेटिंग होता है वैसे ही कैमल्स रेटिंग होता है। हमारे ज़्यादा उसमें चलन में है नहीं, सिबिल ही चलता है। अब सिबिल का फुल फॉर्म आपको पता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सेम जो सिबिल जो रेटिंग देता है किसी भी इंसान का कि इस इंसान क्रेडिट वर्थी है या नहीं है, इसने कितना लोन लिया हुआ है, इसका कितना कैसे पिछले लोन इसका कंप्लीट हुआ है तो कैसा रिपेमेंट था, सारा कुछ दिखाता है। वैसे ही कैमल्स रेटिंग सिस्टम होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी, सेंसिटिविटी। अगला है मसाला बॉन्ड्स। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया का जो करेंसी है उसको ऊपर उठाने के लिए लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मसाला बॉन्ड्स को रखा जाता है, उसको लिस्ट किया जाता है मसाला बॉन्ड्स को, ताकि जो फॉरेन वाले हैं मसाला बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करें और इंडिया को उसका फ़ायदा मिल सके। अगला बात करते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसलिए लाया गया क्योंकि मान के चलिए कोई गांव में कोई बैंक है, वो कभी शहर में आया, तो अगर उसी बैंक वो गांव वाले बैंक में ही अगर ट्रांजैक्शन कर सकता है तो उसको शहर में अगर गलती से काम पड़ गया तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को लाया गया कि सारे बैंक्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। मान के चले कोई अहमदाबाद में है, वो तमिलनाडु के बैंक में सेम बैंक है, तो वहाँ के बैंक में अगर वो करना चाहता है जमा तो आराम से कर सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है, एक कस्टमर को एक ब्रांच में नहीं लिमिटेड किया है, पूरे के पूरे बैंक में लिमिट कर दिया है अब। ठीक है, मतलब वो कोई भी बैंक में से वो ऑपरेशन कर सकता है, इसलिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को लाया गया। अगला है यूपीआई, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप लोग जो गूगल पे चलाते हैं, फ़ोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, उसमें सब में यूपीआई यूज़ होता है। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला है माइक्रो एटीएम्स। ये ग्रामीण बैंक में बहुत ही ज़्यादा चलन में है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को 100% पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ माइक्रो एटीएम्स। ग्रामीण बैंक का खुद का एटीएम नहीं है, तो इसके कारण माइक्रो एटीएम को रखा गया है। माइक्रो एटीएम में क्या होता है, एक मशीन होता है जो कि आपके बैंक में रखा होता है, वहाँ पे आपको एटीएम को स्वाइप करके आप उसमें विड्रॉ कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन टाइप का होता है। अगला जो है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट नथिंग बट एक बैंक जो है गारंटी देता है, जैसे कि मान के चले फॉरेन में कोई है, इंडिया में कोई है, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। इंडिया वाला सामने वाले से कुछ सामान ले रहा है और इंडिया वाला जो है उसको पैसा वापस करना चाहता है, बट दोनों डर रहे हैं कि अगर मैं पहले पैसा दे दिया तो सामान आएगा कि नहीं, और सामने वाला सोच रहा है कि सामान भेज दूंगा, पैसा आएगा कि नहीं। तो इसकी वजह से जो है बीच में दो बैंक्स के बिल में डील होता है, तो जो पैसा देने वाला रहता है वो अपने बैंक के पास जाता है, इंडिया वाला जो है अपने बैंक के पास जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा के सामने वाले को दे देता है। तो उससे जो है सामने वाले बैंक जो है वो उस कस्टमर को दे देता है, फॉरेन कस्टमर को, फिर उसको बिलीव आ जाता है कि सामने वाला पैसा दे देगा, फिर वो सामान भेज देता है, फिर जैसे ही सामान पहुंचता है तो उसके थ्रू उसको पैसा मिल जाता है। तो ओवरऑल लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ नथिंग बट जो ट्रस्ट है उसको जीतने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट को लाया गया, ताकि जो ट्रेड है फॉरेन में वो आसानी से हो सके। अगला है बंक इंश्योरेंस। बंक इंश्योरेंस जो कुछ नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी जो है बैंक के थ्रू अपना जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंक इंश्योरेंस। ठीक है, अगला है बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जो है एक सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, जिसमें आरबीआई का ही सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, जिसमें कस्टमर जो है कोई भी प्रॉब्लम होने से डायरेक्ट बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में कंप्लेंट कर सकता है। 1995 में ये स्टार्ट हुआ है। अगला है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के डिफरेंस होता है। टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ ए कंट्री इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं है, जितना टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स हुए हैं बाई कंट्री, इस अगर कंट्री के थ्रू हुआ है पेमेंट्स मतलब बाहर हुआ है तो उसको हम लोग डेट्स बोलते हैं, और कंट्री को रिसिप्ट हुआ है कोई पेमेंट, कंट्री को रिसिप्ट हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट्स। तो ये जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है। ठीक है, अगला है नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट में क्या होता है, हमारे हमारे इंडियन बैंक जो है वो अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है फॉरेन में, उसको बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, फॉरेन बैंक का कोई अकाउंट इंडिया में मेंटेन हो रहा है तो उसको बोलते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। अगला है लिबोर एंड मिबोर। तो ये कुछ नहीं, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट एंड मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। अगला है कासा एंड राफा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। राफा होता है आपका रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट्स। तो ये जो होता है आपका
टर्म डिपॉजिट्स, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं कासा को? बिकॉज जब भी डिमांड करेंगे तो आपको, जैसे कस्टमर आपको जब भी डिमांड करता है मेरे को मेरे अकाउंट से 10 लाख रुपए निकालना है, उसके पास है 10 लाख, तो उसको निकाल के देना पड़ेगा, बिकॉज ही डिमांड्स दैट मनी एंड ही हैज़ दैट मनी एट इन हिज अकाउंट। बट टर्म डिपॉजिट में क्या होता है कि फिक्स अकाउंट, फिक्स टाइम तक आपका टर्म, आपका जो अमाउंट है वो फिक्स हो जाता है, उसके उसमें आप डिमांड नहीं कर सकते, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़रूरत है तो उसका भी तोड़ने का तरीका होता है, बट उसमें डिमांड नहीं चलता, ठीक है। इसलिए कासा अकाउंट्स जो है डिमांड डिपॉजिट है, राफा अकाउंट्स इज टर्म डिपॉजिट्स। अगला है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट होता है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट क्या होता है? स्टॉक्स के साथ डील करने के लिए, शेयर्स के साथ डील करने के लिए एक डिजिटल अकाउंट खोला गया है, उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। अगला है लीगल टेंडर। क्या होता है लीगल टेंडर? जो है नोट्स कॉइन्स को लीगल टेंडर बोला जाता है। करेंसी चेस्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक, करेंसी चेस्ट जो है आरबीआई को जो होता है, आरबीआई को खोलना होता है करेंसी चेस्ट फॉर इशूइंग न्यू नोट्स टू द बैंक्स एंड टू द कस्टमर्स। बट अब आरबीआई के पास इतना ज़्यादा तो नहीं है मैन पावर, तो उसने क्या डिसाइड किया कि कमर्शियल बैंक्स को अपना करेंसी चेस्ट बनाएंगे, ताकि कमर्शियल बैंक्स को अपना करेंसी चेस्ट बनाएंगे ताकि जो है नोट का जो फ्लो है वो, करेंसी का जो फ्लो है वो अच्छा बने रहे। तो न्यू करेंसीज को फ्लो करने के लिए और फटे पुराने करेंसीज को वापस लेने के लिए कमर्शियल बैंक के थ्रू करेंसी चेस्ट को खोला गया है। अगला है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ये कुछ नहीं है, इंसॉल्वेंट हो जाना। अब ये इंसॉल्वेंट क्या हो जाता है? अगर कोई लोन प्रीपेड नहीं करने के लायक हो गया, मतलब वो मान के चले विजय माल्या है या कोई भी है, तो जो है लोन ले लेते हैं लेकिन रिपे करने के लायक नहीं बचते हैं, लास्ट में वो पूरे दिवालिया हो जाता है, उनका बिजनेस पूरा ठप हो जाता है, तो वो लोन रिपे नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी। अगला जो है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन इज़ नथिंग बट रेगुलर पेमेंट्स। जो ईएमआई देते हैं हम लोग, वो ईएमआई जो एक लिस्ट निकलता है हर महीने का पेमेंट का, तो उस लिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर पेमेंट्स बोलते हैं। तो रेगुलर पेमेंट्स लाइक ईएमआई इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। अगला है क्रेडिट क्रंच, लास्ट टॉपिक। क्रेडिट क्रंच कुछ नहीं है, क्रंच मतलब टूटना, ठीक है, क्रंच मतलब पूरा पिस जाना। तो यहाँ क्रेडिट क्रंच का मीनिंग होता है कि बैंक लोन नहीं दे सकता, बैंक इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि बैंक लोन नहीं देना चाहता लोगों को। तो इसमें डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता लोन नहीं दे सकते, तो बैंक क्या बोलता है कि आपके दस्तावेज ये चाहिए, आपको ये इतना सारा वो सारा मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको बढ़ा देता है बैंक, क्योंकि क्रेडिट देने के उस समय उसको रेडी नहीं रहता उस चीज़ को, कि उतना क्रेडिट नहीं दे सकते, लोन नहीं दे सकते, पैसे की कमी पड़ गई। तो लोन्स को कम करने के लिए उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को डबल कर दिया जाता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट क्रंच। क्रेडिट मतलब लोन देना, लोन कम हो जाना को बोलते हैं क्रेडिट क्रंच। ये आपका हो गया ये वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।